अभी 1 महीने पहले हमारे कानपुर के एक विधायक ने एक वृक्ष लगाया पौधा, उसको आधे घंटे बाद बकरे ने खा लिया। शाम को विधायक जी ने उस बकरे को खा लिया। सर भी हम कवियों का बहुत ख्याल रखते हैं कि बेटा होटल अच्छा है कि नहीं है, टाइम से पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए। आप समझ लीजिए कि इतना ही ख्याल सर हम लोगों का रखते हैं जितना आजकल मोदी जी नीतीश कुमार का रख रहे हैं। मोदी जी 3 बजे अपने पीए को फोन करते हैं, कहते कंफर्म करो नीतीश जी सोए कि नहीं सोए। जब वो बता देता है नीतीश जी सोए तो मोदी जी सोते हैं। किसी ने बता दिया है नीतीश जी को नींद में चलने की आदत है, मोदी जी को डर है अगर वो नींद में चलते चलते कांग्रेस की तरफ चल दिए। तालियां बजाइए एक बार जोरदार तो मैं शुरू हो जाऊं। सुधीर भैया के साथ में कल लपेटे में नेताजी में था। बहुत बिजी कवि हैं ये, हमारे बड़े भाई हैं, बहुत मुझे प्यार करते, इतने बिजी कवि हैं सर कि भाभी जी का फोन आ गया सुधीर भैया की पत्नी का। हमसे कहने लगी 1 घंटे से मैं सुदीप भोला को फोन मिला रही हूं, भैया 1 घंटे से एंगेज जा रहा है, हमको डर है ये किसी लड़की से बात कर रहे हैं। हेमंत भैया हमारी तरफ से इनको आप हिंदी में समझा दो कि अगर बटोगे तो कटोगे। ताली हाथ उठा के बजाइए एक बार, मैं शुरू हो जाऊं। सटोगे। हाँ तो आप समझे, आदरणीय सांसद जी बैठे हुए हैं, पूर्व सांसद जी सर मैं आपको प्रणाम करता हूं। तू चुप, फिर पूर्व कह दी। भूतपूर्व है बस जैसे तो भाई साहब भूले फिर तो पूर्व कह दे। भूल गए भाई साहब, ये सब बदमाश लोग हैं, मैं सुधार लूंगा। सर सर प्रणाम करता हूं। हाँ। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, बहुत अच्छी अब तालियां बजा रही हैं। मैंने सांसद जी आपको बताया कि मेरा सौभाग्य आदरणीय सर के साथ में बैठा हूं, और मैं आपको बता दूं ऐसे ही नहीं बैठा हूं, मैं भी बहुत धक्के खा के आया हूं, जैसे भाजपा के सांसद जी ने अभी खाई थी। लेकिन हालांकि वो चिल्ला बहुत रहे हैं, उतनी चोट उनको नहीं लगी है। तालियां इसमें बजती हैं जोरदार। हाँ 10-15-20 मिनट में आपके बीच में रहूंगा। मेरठ वाले क्या बढ़िया आप सुन रहे हैं, अद्भुत कवि हैं आप, अद्भुत लोग हैं आप। मैं तो सर कानपुर में रहता हूं, सर ने मुझे बताया दुनिया में आप कहीं चले जाइए, हमारे कानपुर आएंगे तो आपको लगेगा इतने विचित्र प्राणी केवल कानपुर में रहते हैं। आप कभी बनारस जाइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए तो वहां लिखा रहता है बनारस का पान आपका स्वागत करता है। आप कभी आगरा जाइए, वहां उतरिए, वहां लिखा रहता है आगरा का पेठा आपका स्वागत करता है। हमारे कानपुर आइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए, वहां लिखा रहता है रूपानी चप्पल आपका स्वागत करता है। मैं उसी कानपुर से आया हूं साहब। अभी साल भर पहले मैं लाफ्टर की शूटिंग कर रहा था मुंबई में। जब वहां से लौट कर आया तो मेरी घड़ी खराब। मैंने जीवन का सबसे बड़ा पाप यह किया कि कानपुर वाले से टाइम पूछ लिया। हमने कहा भैया टाइम क्या हो रहा है? तुमसे कहने लगा ऐसा गुरु तुरंत यहां से निकल लो, टाइम बहुत खराब है। और हमारे मुंह बिल्कुल में लगना नहीं तो तुम्हारा टाइम भी खराब हो जाएगा। तुमने कहा टाइम ने बता दे, ये बता दे तेरा मूड क्यों खराब है। अब उसका जवाब सुनना, और सारे लोग हाथ उठा के ताली बजाना। हमने कहा तुम्हारा मूड क्यों खराब है? तो उसने कहा भाई साहब एक लड़की इसको हमने इतना कहा कि बड़ी कमजोर है, कुछ खाया कर, वो हमारा 50,000 रुपए खा गई। तुम साले हमारे मुंह लगे हुए हो, हमारे मुंह बिल्कुल मत लगना, बहुत भरे बैठे हैं। तुमने कहा ऐसा क्या हुआ? कहीं हुआ कुछ नहीं भाई साहब, एक लड़की के चक्कर में 5 साल से लगे थे। हम समझते थे हमसे प्यार करती है, मुझसे प्यार करते हैं। हम उसको दुनिया की सबसे धार्मिक, सबसे संस्कारित लड़की समझते थे। तो इसमें हुआ क्या? कहने लगे हुआ कुछ नहीं, हमारे यहाँ नगर निगम का चुनाव चल रहा है, उसको मिल गई है पार्षद की टिकट। पूरे शहर में होल्डिंग लगी है, युवा दिलों की धड़कन पुष्पा पाल। तुम साले हमसे टाइम पूछ रहे हो? लोग तो नारा लगा रहे हैं मोहर मारो तान के पुष्पा को पहचान के। कल एक लड़का कान में नारा लगा रहा था, 10 बार, फिर हाथ उठा के ताली बजाना, लैया बड़ी करारी है, पुष्पा पाल हमारी है। क्या बढ़िया सुन रहे आप। तो आप समझ आइए सर हमारा कानपुर कितना अद्भुत है। सही बता रहा हूं सर, हमारे यहाँ के नेता भी सर बहुत अच्छे हैं। मोदी जी ने सफाई अभियान पूरे देश में कर रखा है, हमारे कानपुर में भी सफाई अभियान चल रहा है। अभी 1 महीने पहले हमारे कानपुर के एक विधायक ने एक वृक्ष लगाया पौधा, उसको आधे घंटे बाद बकरे ने खा लिया। शाम को विधायक जी ने उस बकरे को खा लिया। तो मैं उसी कानपुर से आया हूं साहब। बड़ा अद्भुत है, मैं तो स्कूल में पढ़ाता हूं। अब हाथ से कभी अगर टीचर हो जाए तो बच्चे का भविष्य आप समझ सकते हैं। हमने अपने स्कूल के एक बच्चे से पूछा, हमने कहा बेटा ये बताओ 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा, दोनों में भारी क्या होगा? तो उसने कहा मास्टर साहब लोहा भारी होगा। मैंने कहा बेवकूफ, मैं जो तुमसे कह रहा हूं कि 1 किलो रुई 1 किलो लोहा, जब दोनों 1 किलो है, रुई भी 1 किलो है, लोहा भी 1 किलो है, तो लोहा कैसे भारी होगा? उसका जवाब सुनिएगा, ताली बजाएगी। हमने कहा लोहा कैसे भारी होगा? तो उसने कहा मास्टर साहब आप हमको 1 किलो रुई फेंक के मारिए, हम आपको 1 किलो लोहा फेंक के मारते हैं, आप जान जाएंगे क्या भारी होगा।
हमने दूसरा क्वेश्चन पूछा, हमने कहा हिंदुस्तान में सबसे तेज उड़ने वाले पंछी का क्या नाम है? उसने जवाब दिया हाथी। हमने खड़े हो जाओ तुम्हारे बाप क्या करते हैं? उसने कहा योगी जी के बुलडोजर चलाते हैं। हमने कहा बैठ जाओ, हाथी सही जवाब। क्या बढ़िया। तो भाई साहब मास्टर जी बड़ा होशियार होता है। मेरठ वालों, आपने जो इस ओपनर को जो ताली बजा के पास कर दिया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सर सही बता रहे थे, मेरठ बिल्कुल अद्भुत है। मैं तो कवि सम्मेलन में एक बार ऐसे आया था, हमारे एक रिलेटिव रहते, मैं एक दिन रुका था। यहाँ के लोग सर इतने अद्भुत हैं, डॉक्टर भी बड़े वाले हैं। हमारे पेट में दर्द था, मैं डॉक्टर के पास चले गए। हमने कहा सर कुछ दवा लिख दो, हमारे पेट में दर्द है। मेरठ के डॉक्टर ने 3-4 दवाई लिखी। हम 1 घंटे बाद लौट के गए। हमने कहा सर ये जो 4 दवाई लिखी है, इसमें 3 तो मिल रही है, ये चौथी वाली दवाई क्यों नहीं मिल रही है? अब आप ये समझ लीजिए। तो डॉक्टर साहब ने हमसे कहा बेटा जो चौथी वाली दवाई नहीं थी, हमारे पेन की रिफिल खत्म हो गई थी, हम इसको चला के देख रहे थे ये चलेगी कि नहीं चलेगी। हमने कहा डॉक्टर साहब आपके चक्कर में पूरे मेरठ का परिक्रमा हो गया। अब मेडिकल स्टोर वाले और बड़े वाले, एक मेडिकल स्टोर वाला कह रहा भैया आज ये खत्म हो गई है, कहो तो कल मंगा दें। दूसरा कह रहा कहो तो इसका सब्स्टिट्यूट दे दें। अब जो तीसरे वाले ने कहा, मेरठ वाले ने, उसमें हाथ उठा के ताली बजाना, कहने लगा भैया ये कोरोना की दवा है, कोरोना खत्म हो गया है। ये मेरठ वाले लोगों के साथ मैं बड़ा प्रणाम करता हूं आपको। तो मैंने आपको बताया सर मैं उत्तर प्रदेश कानपुर का रहने वाला हूं। आप कभी बंबई जाइए, बंबई के लोग अपने बच्चों को फिल्म स्टार बनाते हैं, फिल्मों में भेजते हैं, लाखों रुपए खर्चा करते हैं। दिल्ली के लोग अपने बच्चे को इंजीनियर बनाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, करोड़ों खर्चा करते हैं। हमारा उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है सर जहां पर भविष्य बनाने के लिए ज्यादा खर्चा नहीं है। आप 250 का कुर्ता लीजिए, 350 का सफेद पैजामा, 350 रुपए का सफेद जूता, 50 रुपए का काला चश्मा, 40 रुपए के गले में डालने वाला अंगूछा हमारे यहाँ तैयार हो जाता है युवा हृदय सम्राट। ये केवल हमारे उत्तर प्रदेश में ही संभव है। लोग बड़ी तुलना करते हैं हमसे, कहने लगे यार ये तुम्हारे उत्तर प्रदेश के लोग कितने आलसी हैं, कितने नकारा हैं। पंजाब के लोगों को देखो, हरियाणा के लोगों को देखो, वहां के लोग स्वर्ण पदक जीत के आते हैं, तुम्हारा उत्तर प्रदेश। हमने कहा सर ऐसा नहीं है। हरियाणा के बच्चों में सांसद जी और उत्तर प्रदेश के बच्चों में जमीन आसमान का अंतर है। हरियाणा का बच्चा सुबह 4 बजे जगता है, सबसे पहले जाता है जिम, 4-5 घंटे जिम करता है, मॉर्निंग वॉक करता है, उसके बाद वो 4-5 किलो फल खाता है, सो जाता है। शाम को 5 बजे फिर वो सो के उठता है, फिर वो जिम जाता है, 2-4 घंटे वॉक करता है, वो सो जाता है। हमारे उत्तर प्रदेश के लड़के मेरठ, कानपुर और लखनऊ के 9:30 बजे सुबह सो के उठते हैं, वो भी तब जब उनका बाप उनको लतियाता है। सबसे पहले वो जाता है घर के नजदीक पुलिस चौकी, दरोगा जी के साथ एक सेल्फी लेता है, फेसबुक में पोस्ट करता है नए चौकी इंचार्ज राम किशोर कनौजिया भाई साहब का सानिध्य प्राप्त हुआ। करता है ना भाई साहब ये। फिर वो सो जाता है। शाम को 7 बजे सो के उठता है, जब अपने दोस्तों के साथ बियर की बोतल खोलता है, उसी दरोगा को प्रेशर में लेने के लिए स्पीकर खोल के फोन करता है भोकाल दिखाने के लिए। दरोगा जी नमस्कार, पहचाना? अब दरोगा जी समझते गुरु समय तो इसके मुंह न लगो, उस समय इसके लगी हुई है। दरोगा उसका फोन काट देता है। वही दरोगा 12 बजे मारते मारते थाने लेके आता, आपकी सेल्फी डालता है दरोगा, गुड्डू भैया 100 ग्राम चरस का धरे गए। फिर गुड्डू भैया की होती रात भर कुटाई। 3 दिन बाद लोकल विधायक उसकी पैरवी करता है, फिर वो छूट के आता है, शहर का सबसे बड़ा भंडारा करवाता है, भंडारे में गर्म पूड़ी न मिली तो गोली चलवा देता है। उसके बाद वो सांसद बनता है, हम कवियों को सुनता है, ताली बजा सकते हैं आप। आपके लिए बिल्कुल नहीं है सर। तो सर हमारा उत्तर प्रदेश ऐसा ही है, सही बता रहा हूं मैं आपको। मैं तो देखिए हास्य का कवि हूं, 10-15 मिनट आपके बीच में रहूंगा, आपको हंसाने की कोशिश करूंगा। मुझसे बिल्कुल भी आशा मत रखिए कि मैं प्यार मोहब्बत की बात करूंगा। ऐसा नहीं है कि मेरे कोई प्रेमिका नहीं है, 15 प्रेमिकाएं थीं जब उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार नहीं थी तब। जिस दिन योगी जी मुख्यमंत्री बने, इनमें सबसे राखी बंधवा लिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अगर कुटाई किसी की हुई तो प्यार करने वालों की हुई। तो सर मैं प्यार मोहब्बत से बहुत दूर रहता हूं, उसके तमाम कारण हैं। आप किसी लड़की को गौर से देख लो तो कहेंगी देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, ना देखो तो कहेंगी कुत्ता देख भी नहीं रहा है। ये वही लोग ताली बजा रहे जिनकी भावनाएं हमसे मिलती हैं। तो सर मैं बहुत दूर रहता हूं, सही बता रहा हूं आपको। इन्हें लड़कियों की सर आप इनसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लो तो इतना उटपटांग जवाब देती हैं। हमने एक लड़की से पूछा, हमने कहा तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है? हमसे कहने लगी स्टूपिड कहीं के, कोई मैच्योर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो हमने पूछा, हमने कहा 0.8 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्राइज करने के लिए कितने मोल बाइकार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी? तब उसने बता रहा हमारा फेवरेट कलर पिंक है।
तो समझ आई सर, मैं बहुत दूर रहता हूं। मैं तो अभी विनीत भैया के बगल में बैठा था, हमारे बड़े भाई हैं, हमसे कह रहे हेमंत नाम में कुछ नहीं रखा, नाम में कुछ नहीं रखा। विनीत सर बिल्कुल सही कह रहे थे, सर नाम में कुछ नहीं रखा है। मुस्कान नाम था उसका, हमारा नुकसान करके चली गई। फिर हम रोशनी नाम की लड़की में शिफ्ट हुए, 2.5 साल उसने भी हमको अंधेरे में रखा। लोग सही कहते नाम में कुछ नहीं रखा है। लड़कियों को देखिए, ये अपने बॉयफ्रेंड का नाम मोबाइल में सेव करती हैं, माई हनी बेबी, माई स्वीट हार्ट, माई जानू, माई डार्लिंग। इन बेचारे लड़कों को देखो जो उछल के ताली बजा रहे हैं। ये लड़कियों का नाम मोबाइल में सेव करते हैं, पप्पू हलवाई, राशिद प्लम्बर, मुन्ना हवलदार। ताली बजाइए हाथ उठा के जोरदार। तो हमारे साथ अक्सर ही होता है साहब। तो मैं बहुत दूर रहता हूं। अनुज भैया अभी तो मैं दुबई जब गया 1 साल पहले सर के आशीर्वाद से, जब मैं दुबई गया तो हमारी वाली ने फोन किया। अच्छा, हमारी वाली इसलिए कह रहा हूं कि आपको भ्रम लगे कोई है। हमारी वाली ने फोन किया, कहने लगी हमने सुना है दुबई में हो। तो हमने कहा सही सुना है। कहने लगी हमारे लिए एक सोने की चैन ले आना। तो हमने कहा क्यों? कहने लगी एक तो दुबई में सोना सस्ता है, जीवन भर में तुमको याद करती रहूंगी। तो हमने कहा पगली हम चैन नहीं लाएंगे फिर भी याद करती रहोगी। उसने पूछा कैसे? हमने कहा जीवन भर सोचोगी हरामखोर से पहली बार कुछ लाने को कहा था, ये वहां से भी खाली आ चला आया है। तो सर मैंने तो सबक ले लिया है, मेरठ वालों आप भी सबक ले लो। अपनी प्रेमिका को कभी भी रुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि 7-8 हरामखोर उसका आंसू पोंछने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो मैं बहुत दूर होता भाई साहब। अच्छा, हम लोगों को सीरियस नहीं लेते सर, हम लोगों को लोग आधा पागल समझते हैं। इसी चक्कर में हमारी आई हुई शादियां कैंसिल हो जाती हैं। हमने पंडित जी को हाथ दिखाया, हमने कहा पंडित जी हमारी शादी कब होगी? हमसे कहने लगे बेटा 2035 तो कोई मुहूर्त नहीं है। हमने कहा उसके बाद? बोले उसके बाद कोई जरूरत नहीं है। आई हुई शादियां सर कैंसिल हो गई। फिर एक दिन हमारी शादी फाइनल हो गई। मैं कानपुर में रहता हूं, 100 किलोमीटर आगे लखनऊ। पिताजी ने कहा 11 बजे तैयार हो जाना, होने वाली लड़की को देखने चलना है। सर हम 11 बजे तैयार हो गए। 11:15 बजे पिताजी का फोन आ गया, लेकिन हम नहीं जा पाएंगे बेटा, ऑफिस में काम आ गया है, अकेले जाओ लड़की को देखो और शादी फाइनल। सर अब हमसे कहने लगे कि बेटा एक बात याद रखना कि ब्राह्मण घर में पैदा हुए हो, ये घर की परंपरा है बेटा। पहली बार जब किसी के घर जाते हैं खाली हाथ नहीं जाते हैं, कुछ लेके जाते, कुछ लेके चले जाना। अब हम उत्तर प्रदेश कानपुर के, हम कट्टा लेके चले गए। फिर 2.5 साल बाद जमानत हुई हमारी, जमानत के बाद भी रिश्ते आए। फिर एक दिन हमारी शादी हो गई। सर बिल्कुल सच्ची घटना है, भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच क्रिकेट का, 4 साल पहले हमारी शादी। हमने पिताजी से कहा पूरा हिंदुस्तान मैच देख रहा है, हमारी आप शादी कर रहे हो? सर नहीं माने, कर दी। भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच, हमारी शादी। हमारे कुछ कानपुर के मित्र हमारी बारात में डांस कर रहे थे, कान में मोबाइल लगा के भारत पाकिस्तान सेमीफाइनल में की कमेंट्री भी सुन रहे थे। दोनों काम एक साथ करे, बारात में डांस करे, कान में मोबाइल लगा कमेंट्री सुन रहे। हम दूल्हे के बिंद सजे थे, घोड़ी के ऊपर बैठे थे। जैसे बारात घर पहुंचने वाले थे, एक लड़का घूम के मेरी तरफ चिल्लाया, बोला छक्का। हम डर गए साहब। हमने कहा कहां छक्का? कहने का विराट कोहली ने मारा है। तो हमने कहा कोहली ने मारा तो हमारी तरफ क्यों देख रहे हो? शादी के पहले दिन छक्का के बाद देख के हमको, हमने कब की मारे तो हमारी तरफ ना देखना। पता चला 2 मिनट बाद इंडिया मैच जीत गई। किसी ने खुशी के मारे घोड़ी के नीचे सुतली बम रख दिया। अब वो बम फटा तो घोड़ी भागने लगी, हम भी भागने लगे। हमने चलती घोड़ी से पिताजी को फोन मिलाया। हमसे बोले कहां हो बेटा? हमने कहा पिताजी भाग रहे हैं। बोले किसके साथ? हमने कहा घोड़ी के साथ। तब से साहब बीबी नहीं ढूंढ रहे हैं, घोड़ी ढूंढ रहे हैं। मनो तो आप ताली बजा सकते हैं जोरदार। कविता मैं आधे मिनट की एक कविता सर के सामने आज पहली बार पढ़ूंगा। अगर डॉक्टर कुमार सर ने इस कविता को पास कर दिया तो मैं देश के अन्य मंचों पर पढ़ूंगा, वैसे नहीं पढ़ूंगा। आपको लगेगा इस छोटे से कवि ने अगर इस कविता को थोड़ा सा हट के अगर सुनाया है। भ्रूण हत्या पर आपने तमाम कविताएं सुनी होंगी। मैंने एक छोटा सा प्रयोग किया है और सर को मैं समर्पित कर रहा हूं। स्वागत है। गुरु जी हमसे बोले बेटा भोले भ्रष्टाचार पे लिखो, अत्याचार पे लिखो, तुम कलम के सिपाही हो, कुछ क्रांति लिखो। देश में फैली हुई भ्रांति लिखो, कब तक देश को यूं गुलाम लिखोगे? मल्लिका बिपासन पर कब तक कलाम लिखोगे? लिखना है तो किसी स्टार पर लिख, मंत्री पे लिख या विधायक पर लिख। हमने कहा गुरु जी हम जानते हैं नेता किस लायक होते, अगर वो शरीफ होते तो क्या विधायक होते? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यहाँ के लिए नहीं है। वैसे सबकी आंखों पे एक ही घटना दिखी है, हमने उसी पर कविता लिखी है। विषय है भ्रूण हत्या जरूरी। गुरुजी बोले यही सब लिखेगा तो मंचों पर पिटेगा पूरा देश। भ्रूण हत्या के विरोध में दिख रहा है तो समर्थन पे कविता लिख रहा है। व्यंग सुनिएगा, अगर आपको लगे मैंने आपके दिल की बात कह दी है तो तालियां बजा के आप बताना कि आप अच्छी कविता किस तरह सुनते हैं। आपका अभी तक का जो रिस्पांस आ रहा है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बुरे भ्रूण हत्या के विरोध में लोग खड़े हैं तो समर्थन पे कविता लिख रहा है। तो हमने कहा गुरु जी तो क्या बेटियों को किसी पे भार होने दूं?
दरिंदों का खुलेआम शिकार होने दूं? क्या आप बात। चाहते हैं तंदूरों में गला दी जाए, दहेज ना लाए तो जला दी जाए? पूछो उस माँ से जो अपनी बेटी की तोतली बोली सुन के झूम लेती है, स्कूल भेजते समय अपने कलेजे को चूम लेती है, क्या गुजरता होगा उस पिता पे जिसकी बेटी के किस्मत भेड़िए लूट जाते हैं? क्या गुजरता होगा उस बेटी पे जिसके सपने पूरे होने से पहले टूट जाते हैं? क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो सबके लिए एक ही सीख है, जब व्यवस्था बेटियों को बचा नहीं सकती तो भ्रूण में इनका मर जाना ही ठीक है। मगर याद रखना, इन अजन्मी बेटियों के श्राप जिस दिन कहर बनकर टूटेंगे और वक्त के तंदूर तुम्हारे अस्तित्व पर फूटेंगे, तब तुम्हें ईश्वर सृष्टि और बेटियों का भान होगा, लेकिन तुम्हें बचाने के लिए जर्रा जर्रा अंतर्धान होगा। अतः निवेदन है, मुझे विदा कीजिएगा, अतः निवेदन है, बेटियों के लिए लुभावने नारे ही ना लगाएं, इन्हें बढ़ने दें के रास्ते में कांटे ना बिछाएं। ये सब लिखने से पहले बहुत कुछ सोचा और जांचा है। ये व्यवस्था के खिलाफ एक कवि का तमाचा है। बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।